co-powered by Techno। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारी खास पेशकश, जिसमें कि हर हफ्ते हम तमाम बाजार के दिग्गजों के साथ समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर में बाजार की दिशा कैसी रह सकती है, आने वाले दिनों में किस तरह के सेक्टर्स चलने वाले हैं, किन सेक्टर से हमें दूरी बनानी चाहिए। और आज का दिन काफ़ी महत्वपूर्ण है क्योंकि जो बीता हफ्ता गया है वो हालांकि बहुत वॉलेटाइल रहा। एक बहुत बड़ा इवेंट गुजरा, अमेरिका में ब्याज दरों को लेकर के काफ़ी सारी आशंकाएं, चिंताएं थीं, कटौती हुई भी, लेकिन उसके बाद से जिस तरीके से थर्सडे को बाजार गिरा, ऐसा लगा कि ये कटौती भी बाजार को रास नहीं आई। लेकिन शुक्रवार का कारोबारी सत्र धुआंधार तरीके की रैली देखने को मिली। अब बड़ा सवाल ये कि क्या लौट आया है बुल रन, इसी पर बातचीत करेंगे। और हमारे साथ बाजार के नामचीन दिग्गज, जो भी आप एडजेक्टिव दे दीजिए उनके लिए छोटा पड़ता है, अजय बग्गा जी हमारे साथ स्क्रीन पे मौजूद हैं। अजय सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और इस बार आपने काफ़ी लंबा समय लिया हमारे दर्शकों के बीच आने के लिए, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण दिन आए हैं आप। और शुक्रवार को जो लोग चिंतित थे उनके चेहरे पे थोड़ी सी रौनक आ गई, काफ़ी अच्छी रैली देखने को मिली। ब्याज दरों में जो कटौती हुई है अमेरिका में, कई सारे ये बड़ा इवेंट था जिस पर सबकी निगाहें थी। आप क्या वजह मानते हैं सर कि आखिर में इस 50 बेसिस पॉइंट की कटौती के बाद बाजार में एक बड़ी करेक्शन जैसी स्थिति देखने को मिली, या लोगों को निराशा हुई? क्या मंदी का खतरा था? और शुक्रवार की रैली के पीछे आप क्या वजह मानते हैं? क्या सिर्फ जो बेरोजगारी के आंकड़े अमेरिका में देखने को मिले उससे एक भरोसा जगह कि मंदी की आशंका नहीं है? आप कैसे देख रहे हैं इन दो इवेंट्स को? नहीं, देखिए, ये बहुत क्लियर था कि 18 सितंबर को फेड ने रेट कट करना है और इकोनॉमिस्ट कह रहे थे 25 बेसिस पॉइंट करेंगे, 0.25%। और फेड के भी जो वक्ता बोले, ब्लैकआउट पीरियड इनका 2 हफ्ते पहले से शुरू हो जाता है, तब तक जो भी बोले उससे यही लग रहा था कि 0.25 ही करेंगे। बट फिर क्या हो गया कि ये 50 बेसिस पॉइंट का जब जंबो रेट कट आया तो मार्केट में, एक तो बॉन्ड मार्केट ने पहले से निष्कर्ष निकाल के रखा था कि 50 ही आएगा और बहुत जबरदस्त पोजीशन थी। आप सोचिए, 1988 के बाद 8 लाख लॉट्स की लॉन्ग पोजीशन थी बॉन्ड मार्केट में अमेरिका में 50 बेसिस पॉइंट कट के। अगर वहां 25 आ गया होता तो बहुत नुकसान होना था, बट वो 8 लाख लॉट्स फिर लोगों ने कवर किए मुनाफे में। तो जो गिरावट आई मार्केट्स में 18 सितंबर को, वो महज यही था जो मार्केट में हम कहते हैं कि बाय ऑन र्यूमर, सेल ऑन न्यूज या सेल ऑन फैक्ट। के पहले जब हवा चलती है किसी बात की, तब लोग खरीद के पोजीशन बना के बैठ जाते हैं और फिर प्रॉफिट बुकिंग होता है जब तथ्य सामने आते हैं। तो वेडनेसडे को महज यही था, एक मार्केट सरप्राइज हुआ कि 25 की जगह 50 हुआ। स्टॉक मार्केट, बॉन्ड मार्केट तो 50 ही सोच के बैठे थे और फिर लोगों ने प्रॉफिट बुकिंग की। और फिर हमने देखा कि गुरुवार को अमेरिकन और यूरोपियन और एशियाई बाजार बड़ी तेजी से बढ़े। हमारा मार्केट में 2,500 करोड़ की बिकवाली हुई एफआईज की तरफ से, वो थोड़ा सा चौंकाने वाला आंकड़ा था। क्योंकि क्या होता है, जब फेड रेट कट करता है डॉलर गिरता है, और जब उनके इंटरेस्ट रेट नीचे आने की आशंका रहती है तो एमर्जिंग मार्केट में फ्लोज बढ़ते हैं। तो पूरे एशियाई बाजारों में तो फ्लोज आ रहे थे, टर्की में फ्लो आए, ब्राजील में आए, मेक्सिको में पैसा आया, और भारत से 2,500 करोड़ निकल गए। तो हमें थोड़ा सा सरप्राइज हुआ कि क्या हम मिस कर रहे हैं। और फिर शुक्रवार के दिन जबरदस्त खरीदारी हुई है। जिस तरह से मार्केट ने फिर से ऑल टाइम हाई बनाया और 25,800 निफ्टी ने क्रॉस कर लिया, बैंक निफ्टी ने ऑल टाइम हाई बनाया, सेंसेक्स ने ऑल टाइम हाई बनाया। तो बहुत क्लियर है कि एफआई जरूर लौटे होंगे शुक्रवार को। एफआई लौटे होंगे निश्चित रूप से। और सर, लेकिन अब आगे की दिशा क्या करें, क्योंकि
वैल्यूएशन को लेकर के जो खतरे लोग जो बातचीत कर रहे थे वो तो अभी भी बने हुए हैं। तो क्या ये बाज़ार महंगा है? क्या इस बाज़ार के अंदर अभी फ्रेश पोजीशन बनानी चाहिए, नहीं बनानी चाहिए? क्योंकि बाज़ार में जो गिरावट आ रही है वो पोर्टफोलियो में ज़्यादा दिखाई दे रही है, इंडेक्स में कम दिखाई दे रही है। कभी रिलायंस खींच दे रहा है, कभी बाकी क्षेत्र के आईटी के क्षेत्र चल जा रहे हैं। पोर्टफोलियो नहीं बढ़ रहा है, लोगों की शिकायत ये है। लेकिन हाँ, निफ्टी जो है वो उसमें हम देख रहे हैं कि इंडेक्सेस में काफ़ी अच्छी मजबूती है। तो आगे की दिशा कैसे प्लान करें? हाँ, ये बहुत बहुत सही सवाल है और इसका कोई आपको ठीक जवाब दे नहीं सकता है। क्यों? क्योंकि मार्केट ऐसी चीज है, एक तो साइकिल्स में चलती है, तो बहुत ऊपर जाते हैं और बहुत नीचे जाते हैं। दोनों जो वाजिब नहीं होते, जो फंडामेंटल लेवल होता है वो कहीं बीच में होता है। अब आप देखिए एमएससीआई इंडेक्स, एमएससीआई इंडिया इंडेक्स जो है, जो मॉर्गन स्टैनली कैपिटल इंटरनेशनल निकालते हैं इंडिया का इंडेक्स, मैं निफ्टी की बात नहीं कर रहा, एमएससीआई इंडेक्स, इंडिया इंडेक्स जो निकालते हैं, जो विदेशी लोग देख के जिसमें निवेश करते हैं, वो एक साल आगे का 24.7 है, 24.7 प्राइस अर्निंग रेशियो है उसका। आप सामने चीन देखिए, वो 9 गुना है। आप कोई भी इमर्जिंग मार्केट देख लीजिए, केवल इंडोनेशिया को छोड़ के जो 30 गुना तक है, बाकी सब इमर्जिंग मार्केट हमसे कम है। तो हम किसी भी माहौल में आप कह नहीं सकते कि भारत का मार्केट आपको फंडामेंटली एक वैल्यू मार्केट है। तो वो हमें सोचना ही नहीं है। और ये आज की बात नहीं है, 30 सालों से ऐसे ही है कि हम ग्रोथ मार्केट आते हैं। तो हमें इसके लिए माफी नहीं मांगनी दुनिया से। हम ग्रोथ आपको लाके दे रहे हैं। हम क्या लेके आ रहे हैं? हम आपको एक सुदृढ़ इकोनॉमी दे रहे हैं, और बड़ी इकोनॉमियों में जो सबसे बेहतर प्रदर्शन है वो भारत का है। और आज के लिए ही नहीं, अगले कुछ दशकों के लिए हम वो दर्शा रहे हैं। दूसरा, हमारा कॉर्पोरेट अर्निंग्स अच्छा है। तीसरा, ये जो पिछले 10 साल में बैंक्स का बैलेंस शीट क्लीन अप हुआ है, तो बैंक्स वेल कैपिटलाइज्ड हैं। बैंक्स क्या है? वो ईंधन प्रदान करते हैं इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए। तो बैंक्स आपके सक्षम है तो बहुत अच्छी बात है। चौथा, आपके कंपनीज बहुत डीलेवरेज्ड है। प्राइवेट कैपेक्स बहुत कम रहा है पिछले 10 सालों में। कंपनियों ने बैलेंस शीटें साफ की हैं अपनी। पांचवा, ये ऐसा मार्केट है जो कि बहुत डाइवर्सिफाइड मार्केट है। यहाँ 30% आपको फाइनेंशियल्स मिलते हैं, यहाँ आपको आईटी मिलता है सर्विसेज के तौर पे। और ये आईटी सर्विसेज तो एक बिल्कुल उभरता हुआ सितारा है, जो जीसीसी कह रहे हैं, ग्लोबल कॉम्पिटेंस सेंटर्स जो खुल रहे हैं, वो बहुत बड़ा होने वाला है। 350 बिलियन का है अभी, वो ट्रिलियन भी छुएगा। तो और उसमें कैपेक्स वैपेक्स नहीं, आपको बिजली चाहिए, वाईफाई चाहिए, अंडर सी केबल चाहिए कनेक्शन में, और सक्षम लोग चाहिए जो हमारे पास है। आपके पास एनर्जी है, आपके पास पावर है, रिन्यूएबल्स हैं आपके पास बहुत जबरदस्त। एक स्टेट सेक्टर है जो 80 लाख करोड़ का स्टेट सेक्टर है आपका। तो ये मार्केट कई डायमेंशंस पे आपको उभरता सितारा दिखता है। ये चीप नहीं है। तो अगर आपको क्वालिटी खरीदनी है, क्वालिटी पैसे देने पड़ते हैं। और अगर आपको चीप खरीदना है तो वो चले ना चले, वही बात है यहाँ पे। अब ये सब तो ठीक है भाई, हमने बड़ी बड़ी बात कर दी। मेरे पोर्टफोलियो का क्या? ये सबसे अहम सवाल यही है। तो आपको हर महीने आप फिक्स्ड रखिए कि इतना पैसा तो मैं लगाऊंगा ही। आप टाइमिंग की कोशिश मत करिए, क्योंकि इतने आंकड़े आप देख लीजिए, वेब गूगल पे जाके देखिए। अगर 20 साल 30 साल का रिटर्न आप देखें, कुछ हफ्तों में अगर आपने मिस कर दिया मार्केट, तो वो पूरा आपका रिटर्न निकल जाता है। इसका क्या निष्कर्ष है? आपको निवेशित रहना है, ऊपर भी जब मार्केट जाए और नीचे भी आए। कोविड के बाद किसके पैसे बने? भारतीय रिटेल निवेशकों के पैसे बने। गोरा पैसा तो निकल के भाग गया था। एचएनआईज जो थे, उनको सब एडवाइजर्स ने बोला, सर ये कोविड का तो पता नहीं कब होगा, कितने साल चलेगा, अभी आप निकल जाइए। वो निकल तो गए, बट मार्केट जब लौटा इतनी तेजी से, कोई वो उस गाड़ी पे चढ़ नहीं सका। 1 साल लग गया सबको धीरे धीरे आने में। किसके पैसे बने?
जो एसआईपी करता जा रहा था भारतीय रिटेल निवेशक। तो एसआईपी एक बहुत अच्छा जरिया है, बेशक आप स्टॉक में एसआईपी करिए या म्यूचुअल फंड में करिए या पूरा मार्केट खरीद लीजिए। आजकल तो निफ्टी 500 के भी फंड आ गए हैं, जो आपको 500 स्टॉक्स एक उसमें दे देते हैं। नहीं तो निफ्टी है, बीएसई है, वो भी अच्छा प्रतिशत मार्केट कैप आपको रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो आपको एक बात है निवेशित रहना है, दूसरा डाइवर्सिफाई करिए। तो ये कहते हैं कि दूसरी तरह की बास्केट्स में पैसा रखिए। अब आप पिछले एक साल के रिटर्न देखिए, गिल्ट फंड्स ने बहुत जबरदस्त रिटर्न दिए, और अभी तो रेट कट शुरू ही नहीं हुआ है। जब रेट कट शुरू होने लग जाएंगे, सोचिए और कितने अच्छे रिटर्न आएंगे डेट फंड्स के, गिल्ट फंड्स के। तो पहले से ही मैं कह रहा था कि लॉक इन करिए, अच्छे रिटर्न मिल रहे हैं फिक्स्ड इनकम में भी, और वो भी देखते रहिए। सोने ने आउट परफॉर्म कर दिया मार्केट को। चांदी अभी चाल शुरू हुई है, चांदी इस तरह जाएगा आपको 1 लाख 1.25 लाख कहीं दूर नहीं दिखेगा। तो इस तरह से जब पोर्टफोलियो बनाना है, उसको एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बनाइए। और हर वक्त हम यही कहते हैं कि ये आप 3 पूल्स ऑफ एसेट्स में देखिए पैसा, अगर तो बहुत शांति से आप काम कर पाएंगे। एक है आपका इमरजेंसी का बकेट, उसमें लोग कहते हैं 6 महीने का खर्चा रखिए, मैं कहता हूं 2 साल का खर्चा रख लो ना। फिक्स्ड इनकम तो मिल रहा है इतना अच्छा रिटर्न, फिक्स्ड इनकम में वो इमरजेंसी फंड डाल के रख लो। दूसरा है आपका इन्वेस्टमेंट, जिसमें आपका इक्विटी भी होगा, फिक्स्ड भी होगा, बॉन्ड भी होगा, सोना भी होगा, चांदी भी होगा, रियल एस्टेट भी होगा। और तीसरा है जो आपके सपनों का बकेट है, उसमें आप स्टार्टअप, उसमें आप मिड कैप, स्मॉल कैप, उसमें माइक्रो कैप, इस तरह के जो है, जो चल गए तो आपके सपने सुनहरे बना देगा, और नहीं भी चले तो पहली 2 बकेट्स आपके जीवन को सुरक्षित रखेंगी। तो बहुत आसान है ये। इस तरह से अगर आप देखेंगे कि मेरे गोल्स क्या है, उसके लिए मैंने कितना जोखिम लेना है, कितनी अवधि के लिए, कहां पैसा डालना है, अगर ये सवाल आप ढंग से अपने लिए कर पाए, उसके बाद कोई दिक्कत नहीं है। मार्केट कहीं भी जाए, आपको पता है भाई मेरे पास इतने 20 साल पड़े हैं, आज के मार्केट में या 6 महीने के मार्केट से मुझे कोई दरकार नहीं है, सरोकार नहीं है। मेरे को तो 20 साल का सोचना है, और ये मार्केट मुझे 10, 12, 15% रिटर्न देगा, तो इतना मेरा बन जाएगा। तो ऐसे लंबी अवधि सोचिए, डाइवर्सिफाई, क्वालिटी और निवेशित रहिए। यही सिंपल कुछ मूल मंत्र हैं, इनको फॉलो करेंगे तो ये मार्केट के तो उठक बैठक चलती रहती है, कोई नहीं इसको प्रिडिक्ट कर सकता ढंग से, कंसिस्टेंटली कोई करेक्ट नहीं है, बट बहुत आसान है। करता कोई नहीं है, क्योंकि ये गेट रिच स्लोली है, धीरे धीरे पैसे बनते हैं इसमें, बट जब बनने लग जाते हैं, जब कंपाउंड इंटरेस्ट चढ़ता है, उसका क्या नशा रहता है। और हमने अपनी जिंदगी में देखा है। देखिए ये 100 का जो मार्केट था 1979 का, ये 100 गुना पूरा मार्केट हो गया था 2006 में, और फिर एक बारी और डबल हो गया जनवरी 2008 तक, जब 20,000 23,000 पे सेंसेक्स पीक हुआ। फिर ग्रेट फाइनेंशियल क्राइसिस 2013 तक कहीं नहीं गया, बट फिर जब आप दौड़ा है 4 गुना दे गया आपको पिछले 10 सालों में मार्केट। स्टॉक्स तो हजार गुना भी गए हैं। म्यूचुअल फंड हैं जो 10 रुपए के थे 1990 के दशक के मध्य में, जो अब 1200, 1300, 1500 रुपए के हो गए हैं, जिन्होंने 150 टाइम आपको रिटर्न दिया है। तो बहुत कुछ हो सकता है अगर अवधि लंबी रखें और कंपाउंडिंग हो जाने दीजिए। अब ये सब लोगों को पसंद नहीं है, लोगों को चाहिए टेक्निकल, अभी आप डालिए इसका सपोर्ट ये है, इसका रेजिस्टेंस है। वो ट्रेडर्स कोई 5 या 10 हैं दुनिया में जिन्होंने पैसे बनाए हैं, बट निवेशक सैकड़ों हैं। पूरा साउथ बॉम्बे भरा हुआ है निवेशकों से जिन्होंने पैसे डाले और इतना अच्छा निवेश करके आया। ट्रेडिंग में बहुत मुश्किल है, बट हम जाते हैं कि वो इंस्टेंट फिक्स होता है। और ये हार्वर्ड की स्टडी है कि जो कोकेन का सेवन करते हैं, ड्रग्स का सेवन करते हैं, जो इम्पैक्ट आता है ब्रेन में, जिस आपके
ब्रेन के जिस हिस्से पे वो इम्पैक्ट करता है ड्रग का एडिक्शन, वही सेम हिस्सा आपका चालू है ट्रीटमेंट। हाँ, नहीं तो ये हार्वर्ड की स्टडी है कि जो एडिक्शन है और जो ड्रग एडिक्शन है, जिस आपके ब्रेन के जिस हिस्से में वो एडिक्शन जिसके कारण एडिक्ट बन जाते हैं लोग, वही सेम है आपका वीडियो गेमिंग में, वही सेम है गैम्बलिंग में, ऑनलाइन बेटिंग में और ट्रेडिंग में। वही हिस्सा चल रहा है मस्तिष्क का। तो ये ना सोचिए कि मैं वीक हूं और मैंने गलती की है, हमारा वायरिंग ही इस तरह का है। तो ये ह्यूमन बॉडी बना ही ऐसे हुआ है। तो अगर आप इसको रिकग्नाइज कर लेंगे, उससे आप छूट जाएंगे फिर। और सेबी भी बेचारा बोल रहा है कि 99% लोगों के पैसे नहीं बन रहे। ठीक है, 2-4% पोर्टफोलियो रख लीजिए, मजा करना है आपको, थोड़ा ट्रेडिंग के लिए 2-4% साइड में करके रख लीजिए, उससे खेला करिए, पूरा 100% मत लगाइए। वो फिर वो जेन स्ट्रीट जैसे जो $2-2 बिलियन एक स्ट्रैटेजी में भारतीय मार्केट से बना जाते हैं। अब देखिए शुक्रवार को जिस तरह से मार्केट चले, जिसने कॉल ऑप्शन बेचे हुए थे खत्म हो गए लोग। बिल्कुल सही बात। ₹2 का ऑप्शन हो जाता है ₹500 का, पता भी नहीं लगता है। ऐसा नुकसान होता है कि पूरी तबाही करके चला है। तभी ये वॉरेन बफेट जो सबसे श्रेष्ठतम आप कह सकते हैं इन्वेस्टर है, जिसका 70 साल का आपको पोर्टफोलियो परफॉर्मेंस है, वो कहते हैं कि डेरिवेटिव्स आर वेपन ऑफ मास फाइनेंशियल डिस्ट्रक्शन, कि ये ऐसा डिस्ट्रॉय करते हैं, हमें लगता है कि हम पैसा निकाल के निकल जाएंगे, वो होता नहीं। क्योंकि वही है, जैसे लत लग जाती है, जो ले रहा है अफीम ले रहा है, चरस ले रहा है, गांजा ले रहा है, उसके जो ब्रेन में जो इम्पैक्ट है वही ट्रेडिंग का इम्पैक्ट है। ये हार्वर्ड की रिसर्च है। बिल्कुल, तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बातें बताई सर आपने। अपने दर्शकों को बता दें कि 2-3 जो महत्वपूर्ण बातें हैं, वो एक तो ये कि आपको लंबी अवधि के लिए निवेशित जो लोग रहेंगे उनके पैसे अच्छे बनेंगे। ट्रेडर्स दुनिया भर में, जो कि लगातार सेबी भी कह रही है और यही बग्गा साहब का कहना है, रोज़ खरीदने बेचने के ऊपर अगर आप जाएंगे तो आप हमेशा ज़्यादातर नुकसान में ही रहेंगे। तीसरी बात, डाइवर्सिफाई पोर्टफोलियो रखिए। अलग अलग सेक्टर्स के अंदर अगर आप निवेशित रहेंगे, उसका फ़ायदा आपको मिलता हुआ दिखाई देगा। ये छोटी छोटी बातें एसआईपी के ज़रिए थोड़ा थोड़ा लगाइए। आप नहीं निकाल सकते हैं कोई बड़ी पूंजी, हर महीने जो है कोई दिन फिक्स कर लीजिए, कोई एक खास सेक्टर की इस महीने इस सेक्टर पे बात करेंगे, हज़ार करके आपने 2-4 महीने में उस सेक्टर के कुछ शेयर खरीद लिए, फिर एक साइकिल चेंज करके फिर दूसरा सेक्टर खरीदिए। तो इस तरीके से डाइवर्सिफाई करके चलेंगे, 15-20 साल का नज़रिया रखेंगे तो अच्छी जमा पूंजी आप इकट्ठा कर पाएंगे। जी सर। एक और बहुत आपके ये यही है कि एक्सपर्ट जब बिल्कुल उसको समराइज करते हैं विश्लेषण से, एक और पॉइंट निकल के आया, क्योंकि मेरी प्रिपरेशन नहीं थी, मैं दिल से बोल रहा था, जो मेरा 35 साल का अनुभव है उससे बोल रहा था। जितना भी छोटा आपके पास पैसा है, आपको पार्टिसिपेट जरूर करना है। क्योंकि क्या हो रहा है, जिस तरह से नोट छापे गए दुनिया भर में, और अभी नहीं, सिर्फ 2020 में ही नहीं, 2008 ऑनवर्ड्स ये लत लग गई है सेंट्रल बैंक्स को। साथ में गवर्नमेंट्स को मौका मिल गया फिस्कल डेफिसिट्स रन करने का। तो नोट जब छापे जाएंगे, इन्फ्लेशन आएगी, कौन आगे बढ़ेगा? जिसके पास अर्निंग एसेट है। किसी के पास मकान है तो मकान की कीमत बढ़ेगी, किसी के पास स्टॉक्स हैं उसकी कीमत बढ़ेगी। सोना, आप सोचिए 20 साल पहले भी सोना 8,000-9,000 में चल रहा था। आज सोने की कीमत देखिए कहां पहुंच गया, 6 गुना 7 गुना सोना दे गया है। अगर आपके पास सोना नहीं था घर में, तो आप सोचिए आपके पास क्या था। तो जितना भी छोटा आप कर सके, सेबी आप ₹500 आप डाल सकते हैं महीने के एसआईपी में। सेबी कोशिश कर रहा है कि 250 माइक्रो एसआईपी भी शुरू कर दें, बट आप पार्टिसिपेट जरूर करिए। ये ना सोचिए यार 15,000-20,000 रुपए से क्या होगा, वो मैजिक हो जाता है। हमें विपुल जी 1991 में फॉरेन बैंक के लिए काम कर रहे थे, और एक फॉरेन बैंक की सॉफ्टवेयर की सब्सिडरी थी।
सबको मिले शेयर, 8,000 रुपए के शेयर मिले। लोगों ने साउथ बॉम्बे में मकान खरीद लिए। वो शेयर अगर आपने होल्ड किए होते, 8,000 रुपया, जो 8,000 बड़ी रकम थी 1991 में, छोटी रकम नहीं थी, बट 8,000 रुपया आज के दिन में आपका लगभग उसका बन गया है 15 करोड़ रुपया। ओ, और उसका डिविडेंड आता है 25 लाख रुपया साल का। तो ये एक और नुस्खा है। अगर अच्छी कंपनी, अब आईसीआईसीआई बैंक का 35 रुपए का आया था आपका आईपीओ, उसके बाद स्प्लिट भी हुआ, कुछ हुआ। या आप देखिए ये कोलगेट, नेस्ले, आईटीसी, ये सब जो फेरा कंपनीज होती थी, हिंदुस्तान लीवर, उससे पहले लिप्टन, ब्रुक बॉन्ड, ये सब भी उसके अंदर सम्मिलित हो गए। वो इतने बोनस देते थे। मेरे पास जब मैं बैंक मैनेजर होता था और आम स्टाफ, क्लेरिकल कैडर के 20 साल 30 साल सेक्रेटरी रहे, जो उधर सेक्रेटरी का काम किया, या क्लेरिकल थे, फाइनेंस के मुनीम जी थे, सबके पास करोड़ों रुपए हो गए थे जस्ट वो एक स्टॉक होल्ड करके। क्योंकि जब फेरा आया था और इनको फोर्स किया गया एमएनसीज को कि आप घटाइए अपना, और इन्होंने फिर एम्प्लॉयज को दे दिए थे शेयर। तो ये कंपाउंडिंग आप अगर समझ जाएं, ऐसा टाइम आ जाता है कि आपका डिविडेंड आपके ओरिजिनल निवेश से ज्यादा होता है। ऐसे एटलीस्ट मैं कहूंगा 100 एक शेयर तो होंगे, शायद ज्यादा भी हो, अगर भारत में कोई एनालिसिस करे। अगर आपने ओरिजिनली लिए होते और आज जो डिविडेंड मिलता है वो कई गुना है आपके ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट का। ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात कही। छोटी छोटी पूंजी को सिर्फ इसलिए नहीं आपको रोक के रखना है कि ठीक है, जब कभी ज़्यादा पैसे होंगे तो एक साथ निवेश करेंगे, 2,000, 5,000, 500, 250 जो है थोड़ा थोड़ा करके निवेश कीजिए। हाँ, लेकिन उसको एक आदत बना लीजिए कि हर महीने जो है इतने पैसे निवेश करने हैं, ये हमारे पास एक्स्ट्रा पैसे बचे हुए हैं, इसको हमको निवेश करना है और लंबे समय के लिए निवेश करना है। चलिए सर, कुछ एक सेक्टर्स पे फटाफट बात कर लेते हैं, और ख़ासतौर से चूँकि आपने एक शुरुआत में एक जिक्र किया था बैंकिंग को लेकर के, जब आप बाज़ार के बारे में बात कर रहे थे। बैंकिंग ने लोगों को बहुत परेशान कर रखा हुआ है सर, और अभी भी अगर हम देखें जो रैली आई शुक्रवार के दिन, उसमें जो है पीएसयू बैंक्स ने उस तरीके से पार्टिसिपेट नहीं किया। क्या वजह मान रहे हैं, क्यों तमाम निवेशक जो है या फिर विदेशी निवेशक या घरेलू निवेशक पीएसयू बैंक से क्यों इतना नाराज़ दिखाई दे रहे हैं? क्या कारण आपको लग रहा है? और यहाँ पे रैली कब तक आती हुई दिखाई दे रही है? लोग तारीफ़ तो कर रहे हैं कि बिना अर्थव्यवस्था में तेज़ी के लिए बैंकिंग सेक्टर का चलना ज़रूरी है, लेकिन सुस्ती भी देखने को मिल रही है। वजह क्या है? देखिए, पीएसयू बैंक्स के और इश्यूज हैं, और अगर आप 10-15 साल का अंतराल देखें तो 8-10 साल नहीं चले थे, फिर बीच में 2 साल 3 साल पहले से एकदम से पिकअप हुए और रीवैल्यू हो गए, और आज के दिन में बहुत अच्छे प्रॉफिट बना के दे रहे हैं सरकार को। जो 16 लाख करोड़ राइट ऑफ करने थे वो हो गया राइट ऑफ, तो सफाई कर दी गई। सरकार ने मर्जर्स भी किए, काफी और चीजें हुई, और अब मैनेजमेंट्स अच्छा काम कर रहे हैं उनमें। बट आपके लिए और बहुत सारे ऑप्शंस हैं। इंश्योरेंस देखिए, भारत में इंश्योरेंस का पेनिट्रेशन है ही नहीं। कुछ भी आप इंश्योरेंस पकड़ के बैठ जाइए, उसको रखिए 10-15 साल, बहुत अच्छे रिटर्न मिलेंगे आपको। म्यूचुअल फंड कंपनियां हैं, ब्रोकर्स हैं, अच्छा जो स्टॉक एक्सचेंज चलाती हैं कंपनियां, डिपॉजिटरीज हो गए, आरएनटी एजेंट हो गए, जो टेक्नोलॉजी प्रदान कर रहे हैं, आपका केवाईसी कर रहे हैं, ये सब कर रहे हैं। वो हर चीज में 2 रुपए, 5 रुपए, 20 रुपए उनके बनते जा रहे हैं। वो आपको लगेगा छोटा है, बट उनका कॉस्ट क्या है? 1 पैसा भी नहीं है कॉस्ट, क्योंकि एक बार ही आपका इंफ्रास्ट्रक्चर बन गया, एंड कस्टमर से आप इनपुट कराते हैं। हम सब अपना ही फोटो लेते हैं, हम अपना आधार कार्ड दिखाते हैं, पैन कार्ड दिखाते हैं कैमरा को, और भेजते हैं, और वहां से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपको अप्रूव करके बोल देता है जी हो गया। वो सेटअप का कॉस्ट था, उसके बाद रनिंग कॉस्ट कुछ नहीं है, आपको 20-25 रुपए या 100 रुपए चार्ज किए जा रहे हैं। इतना भरपूर मार्जिन है इन सब कंपनीज का, थोड़ा स्टडी करिए। तो फाइनेंशियल मैं कहूंगा बहुत बड़ा क्षेत्र है, और फिनटेक तो अभी लिस्ट ही नहीं शुरू हुए। 1-2 फिनटेक हुए, एक आध ने थोड़ी मायूसी दी, दूसरे ने अच्छा किया,
बट फिनटेक तो अभी आने हैं। तो फाइनेंशियल कोई बड़ी बात ही है जो 30% है हमारे मार्केट के। आप देखिए, अगर ताइवान मार्केट आप जाएंगे, 70% उसका सेमीकंडक्टर है। बिल्कुल। कोरिया का मार्केट 4-5 बड़ी कंपनी, दिग्गज कंपनी कॉन्ग्लोमरेट से बना। आप ब्राजील जाएंगे, तेल भरा हुआ है। पूरा मिडिल ईस्ट का मार्केट देखिए तो सारी तेल की कंपनियों से ही चलता है और कुछ है ही नहीं उनके पास जो हमारे पास है ये। तो पीएसयू बैंक्स वैल्यूएशन वाइज थोड़ा बहुत ज्यादा आगे चले गए थे। यही होता है जब 50-100 का पीई हो जाता है। क्यों हम बोलते हैं, अभी आपके पिछले प्रोग्राम में मैंने रेलवेज और डिफेंस कहा था, देखिए वैल्यूएशन बहुत बढ़ गए हैं। ये ठीक नहीं रहेगा। क्योंकि आप क्या बोल रहे हैं, अगले कुछ सालों का आपने अर्निंग खा लिया आज ही। तो जो अब ये टाइमिंग की तरह से बोलेंगे, हाँ जी जिसका टाइम था वो निकाल के ले गया, मैं तो रह गया। बट 2 म्यूचुअल फंड ने भी तो डिफेंस इंडेक्स फंड लॉन्च कर दिए इसी टाइम में, बिल्कुल। जो 10% नीचे गिरे हुए हैं। स्टॉक 20-20% गिर गए। 100 पी पे आपने अगले 5 साल 6 साल का सारा अर्निंग खा लिया आज प्राइस में। वो प्राइस बढ़ना मुश्किल हो जाता है अनलेस वो नीचे जाएगा और फिर बढ़ेगा। तो ये जरूर देखना है। इसलिए अगर आप डाइवर्सिफाइड रखेंगे, हो सकता है कोई कंपनी 100% ग्रोथ देती रहे। ये एनवीडिया जो है सेमीकंडक्टर कंपनी, वो देती गई, 20 साल नहीं चली, बट जब चली है तो ऐसा भरपूर चला है कि $3 ट्रिलियन का मार्केट कैप छूने के कगार पे है। तो ये मैजिक के लिए भी जगह छोड़नी है। मैं ये नहीं कह रहा ये नहीं रखने हैं, बट जब आप डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बना रहे हैं, इनका भी एक है, ये मोमेंटम का भी है, और स्टैंडर्ड कंपनियां जो है जिनके इंफ्रास्ट्रक्चर है, ये सब है जो चलते रहेंगे, 8-9% मार्जिन बनाते हैं और चलते ही जाते हैं। वो भी आपको चाहिए। डिविडेंड एरिस्टोक्रेट्स भी चाहिए जो अच्छा डिविडेंड दे देते हैं। पब्लिक सेक्टर भी चाहिए। जो ये तो पता है सरकार है पीछे, डूबेंगे नहीं। 80 लाख करोड़ का मार्केट कैप हो गया है पब्लिक सेक्टर का आज के दिन में। तो ये इसलिए डाइवर्सिफाइड की बात चलती है। आपने पिछली बार बिल्कुल सही कहा, रेलवे डिफेंस को के वैल्यूएशन को लेकर बातचीत की थी, लेकिन जो लोग फंस गए हैं अब वो हमारे पास डेली जो है मैसेज करते रहते थे, परेशान है लोग कि अब क्या करें। लेकिन शुक्रवार की रैली में हमने देखा कि डिफेंस के अंदर काफ़ी शानदार रिकवरी आती हुई दिखाई दी। हालांकि जिस ऊंचाई से जिस तेज़ी से गिरे हैं तो ये रिकवरी कोई ख़ास रिकवरी नहीं कही जाएगी, लेकिन जितने लंबे समय से ये लोग सुस्त पड़े थे, थोड़ा सा एक जो है मजबूती देखने को मिली है। आप इनका भविष्य अब क्या देख रहे हैं कि मतलब अगले, आप कह रहे हैं कि 4-5 साल कि एक ही जो है 6 महीने में ही खा गए, इतनी ज़्यादा तेज़ी आ गई। अगले अगर साल भर की बात करें, 6 महीने की बात करें, यहाँ इस सेक्टर से पूरी तरह दूरी बना लेनी चाहिए। रेलवे हुआ, डिफेंस हुआ, इन 2 सेक्टर्स पे आपकी खासतौर से तवज्जो चाहेंगे, क्योंकि ऑर्डर्स तो अभी भी मिल रहे हैं लेकिन शेयर नहीं चल रहे हैं। नहीं देखिए, अगर भारतीय इकोनॉमी आपने देखनी है तो 45 लाख करोड़ का अगर सेंट्रल गवर्नमेंट का बजट है, लाखों करोड़ वो रेलवेज और डिफेंस में डाल रहे हैं। और फिर ये कंपनियां ऐसी भी हैं जो एक्सपोर्ट्स भी करेंगी, स्पेशली जो सर्विस की कंपनियां हैं इधर, और साथ में मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां भी एक्सपोर्ट्स भी करेंगी। और डिफेंस में तो बहुत जबरदस्त। अब चाइना का डिफेंस काफी एक्सपोर्ट शुरू हुआ था, बट उसका जो क्वालिटी निकल के आ रहा है, आप पिछले साल देखिए चाइना के डिफेंस मिनिस्टर गायब हो गए, उनको जेल ले गए, पता नहीं मार दिया कि नहीं, बट उनको सीधा वो गायब हो गए। दूसरा, जनरल जो थे, 2 टॉप जनरल उनके रॉकेट फोर्स के, क्योंकि जब रॉकेट नहीं चले, खोल के देखा गया, उसके अंदर असला बारूद तो था नहीं, पानी भरा हुआ था। तो चाइना का क्वालिटी का इशू बहुत आ रहा है। हमारी कंपनियां सक्षम हैं, अगर चांस मिलेगा हम बहुत बड़े एक्सपोर्टर बन सकते हैं इमर्जिंग मार्केट्स के लिए, पूरे अफ्रीकन कॉन्टिनेंट, पूरे लैटिन अमेरिका के लिए, साउथ ईस्ट एशिया के लिए, मिसाइलों से लेकर गोलियों तक हम सब चीजों का डिफेंस उनको एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो कंपनियां बड़ी अच्छी हैं, भविष्य सुनहरा है, बट एट अ प्राइस होता है।
जब वो वैल्यूएशन का इशू आ जाता है। और देखिए 20-25% अगर गिर भी गए वो कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि वही 70 रुपए का 2000 भी तो गया। तो ये है कि आप अगर 2000 पे आए या 2500 पे आए और वहां से 30% गिरे तो आपको बहुत बड़ा नुकसान हो गया। इसलिए जब आपको निवेश भी करना है, पैसे को 6 में बांट के 6 महीने में निवेश करिए, ताकि आधी साइकिल थोड़ी निकल जाए। 12 में पैसे को बांट के 12 महीने में निवेश करिए। और ये फोमो कभी मत करिए तो वो गाड़ी छूट गई। ये भारत ऐसा सुनहरा देश है कि हर सेकंड एक नई गाड़ी आ रही है। आपके पास बहुत गाड़ियां रहेंगी और सामने वाले ने पैसे बना लिए, वो ठीक है। सामने वाला सिर्फ यही बताता है कि जहां पैसे बने, जहां पैसे उजाड़े, वो आपको कोई नहीं आके बताता। जैसे फेसबुक पे सब अपना अच्छी तरह लिपा पोती करके दिखाते हैं जी, और आप सोचते हैं यार ये तो हॉलीडेज पे ही रहते हैं, ये देखो ब्रांड्स ही डालते रहते हैं, कितने अच्छे लगते हैं, इनका हेल्थ। और मैं तो काम करते ही रह जाता हूँ। वही सोशल मीडिया का डिप्रेशन का कारण ही यही है कि लोग बिल्कुल उजागर होके दिखाते हैं, जो असलियत में तो जो अंदर के अंधेरे हैं वो कोई नहीं बता रहा। यही है इन्वेस्टमेंट में भी, कोई आपको गलती नहीं बताता। सब बताते हैं जी मैंने ये पकड़ा था, ये हुआ वो हुआ, मैं मेरे से बड़ा सिकंदर कोई नहीं है। जब मार्केट गिरता है चुप हो जाते हैं सब। महत्वपूर्ण बात कही सर आपने, वाकई में बात सही है। सर इधर हमने देखा प्राइमरी मार्केट में काफ़ी हलचल देखने को मिली है और बहुत शानदार लिस्टिंग, सब्सक्रिप्शन के आंकड़े, लिस्टिंग के दिन शेयर डबल हो रहे हैं। हाल फिलहाल की सबसे बड़ी जो आईपीओ रहा वो बजाज हाउसिंग का रहा और इस साल हमने 2023 में जितनी रकम जुटाई गई थी वो अभी तक हम जुटा चुके हैं, उससे ज़्यादा जुटा चुके हैं। अब कैसा देख रहे हैं प्राइमरी मार्केट के अंदर जो हलचल है? बहुत सारी नई कंपनियां और बड़े बड़े जो कॉर्पोरेट्स हैं वो आते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये जो लिस्टिंग है और 100% की लिस्टिंग, 125% की लिस्टिंग, और उसके बाद भी हम देखते हैं कि शेयर में तेज़ी देखने को मिलती रहती है। बहुत लोगों को लगता है कि हम छूट गए, आईपीओ में नहीं मिला तो सेकेंडरी मार्केट में ख़रीद रहे हैं। ये मतलब ये जो है फोमो वर्ड जो आप यूज़ कर रहे थे कि नहीं हमसे मिस हो गया, हम कैसे छोड़ सकते हैं, उसको कैसे देख रहे हैं? और हाल फिलहाल जो बजाज हाउसिंग है और की कंपनी को लेकर के आपकी राय जानना चाहेंगे। इन्फ्रास्ट्रक्चर कंपनी नहीं बल्कि पूरे सेक्टर को लेकर के, क्योंकि सरकार की भी इस क्षेत्र को लेकर के काफ़ी अग्रेसिव जो है वो योजनाएं हैं। आपकी टिप्पणी सर इस सेक्टर को लेकर। जी देखिए, पहले तो आईपीओ अच्छी चीज है कि वो हमारे मार्केट को एक्सपैंड कर रहा है। और तभी हम एमएससीआई इमर्जिंग मार्केट इन्वेस्टेबल मार्केट इंडेक्स है, वहां हम चाइना से आगे निकल गए, क्यों हमारे स्मॉल कैप भी हैं उसमें, और प्राइमरी मार्केट से हम एक्सपैंड करते जा रहे हैं। कहीं किसी और देश में इतने इशू नहीं आ रहे जितने हमारे रकम के तौर पे हम कम हैं, क्योंकि हमारे छोटे छोटे कंपनियां होती हैं। तो मेरे कहने से कुछ बदलने वाला नहीं। आपने अगर लगाने हैं पैसे जरूर लगाइए। और देखिए वर्स्ट केस क्या है, आपको नहीं मिलेगा, वो आपको 2.5-3% आपका सेविंग्स अकाउंट का तो पैसा मिलता ही जा रहा है। और बेस्ट केस क्या है, लिस्टिंग गेन हो जाएगा 100 गुना, 100% आपको लिस्टिंग गेन मिल जाता है। तो कोई भी मेरे से पूछता, मैं कहता हूँ भैया लगाइए, अच्छा बना दिया सरकार ने, पैसे भी आपके सेफ हैं। ये तो पूरा हिंदुस्तान ये खेल रहा है इसमें, एक वीडियो गेम बन गया है ये। और एक बटन 2 बटन दबाने से आप सीधा हो जाते। पहले ऐसा नहीं था, पहले फॉर्म ढूंढना पड़ता था, फॉर्म जमा करवाना पड़ता था, बैठ के फिर प्रोसेस होता था, 15 दिन में एलोकेशन आता था। अब क्या 2-3 दिन में पैसे भी, और पैसे आपके अकाउंट से जाते ही नहीं है अगर। तो ये तो बहुत अच्छा एक जरिया बना दिया गया है। और क्या ये ओवर एक्सटेंडेड है? बिल्कुल ओवर एक्सटेंडेड है। क्या ये खतरनाक है? खतरनाक तभी है अगर आप ये सवाल नहीं पूछेंगे कि लिस्टिंग के अगले दिन मुझे क्या करना है। लिस्टिंग तक तो ठीक है, अगर आप निकल जाएं उस दिन, आपके पैसे बन गए, पहले आपको अलॉटमेंट आई और वहां से पैसे लेके आप चले गए। उसके बाद अगले दिन, अगले महीने, अगले साल आपको उस शेयर के साथ क्या करना है, ये जरूर आप सोच के रख लीजिए। तो कोई जरूरत नहीं है वो DRHP पढ़ने की, 1000 पेज के 400 पेज कोई नहीं पढ़ता। वो सिर्फ सेबी पढ़ता है और मर्चेंट बैंकर पढ़ता है, कंपनी वाले भी ज्यादातर नहीं पढ़ते।
इतना भारी भरकम होता है, तो आप बिना सोचे लगा रहे हैं पैसा, और ग्रे मार्केट प्रीमियम कहीं से आ जाता है, वो भी अब मीडिया में अवेलेबल है, आपको पता लग जाता है इतने में लिस्टिंग हो जाएगी, तो ठीक है आप लगाइए। बट ये सोच के चलिए कि लिस्टिंग के दिन के बाद मैं क्या करने वाला हूं, क्योंकि काफी इसमें फ्रॉड है, काफी इसमें ऐसे इंटरेस्टेड पार्टी रहते हैं जो उछाल के शेयर को ओवर वैल्यू करके ला रहे हैं, और फिर 2-3 महीने में आप देखेंगे कि नीचे आ गया प्राइस। तो ये ना हो जाए, स्पेशली अगर आप सेकेंडरी मार्केट में खरीद रहे हैं, तो पहले आप ऐसी कंपनी में जाइए ना कि उसी सेक्टर में जो सालों साल चलती रही है, जिसकी अच्छी मैनेजमेंट है, जो ख्याल रखते हैं माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स का। नई कंपनी, नई इस तौर पे कि जो यहाँ पे आई है, कि नई जो अभी लिस्टिंग हुई है, उस कंपनी को आपने सेकेंडरी मार्केट में पैसा देना है कि नहीं, ये बहुत अहम बात है। प्राइमरी में रिस्क नहीं है, आप लिस्टिंग में निकल जाएंगे। चलिए सर, अब सर समय की कमी जो है आपके पास, ये हमको बताया जा रहा है कि अब समय पूरा हो गया है। चलते चलते सर बहुत सारे सेक्टर छूट गए, आईटी पे बात करनी थी, और भी बहुत सारे सेक्टर से, न्यू एज कंपनियों पे बात तो थोड़ी बहुत तो हुई खैर, लेकिन चलते चलते आपसे ये जानना चाहेंगे कि अभी मौजूदा समय के माहौल को देखते हुए कौन सी थीम सबसे ज़्यादा आकर्षक आपको दिखाई दे रही है, कहाँ पर आपको लगता है कि वो पोर्टफोलियो का हिस्सा ज़रूर होना चाहिए, एक दो सेक्टर जो आने वाले 2-4-6 महीने के लिए आपको ज़्यादा प्रॉमिसिंग दिखाई देते हैं, क्योंकि अब भारत में भी ब्याज दरों में कटौती की शुरुआत जो है वो हो सकती है, अगर इस साल नहीं हुई तो शुरुआत में हो जाएगी 2025 की। देखिए, मैं कहूँगा भारत का थीम पकड़िए, क्योंकि बहुत मुश्किल है 2-4-6 महीने का मैं आपको नजरिया दे भी दूं, वो बदल जाएगा 1 महीने 2 महीने में, इतनी चीजें बदलती हैं। तो ऐसा सोच के नहीं चल रहा है कि ये गाड़ी चल रही है, इसी में सब कुछ, थोड़ा थोड़ा डालते रहिए, थोड़ा थोड़ा निवेश करते रहिए, और भारत की थीम पकड़िए। सेक्टर्स क्या सुनहरे हैं, रिन्यूएबल्स बहुत बड़ा आने वाला है, बट वही है कि रेलवे डिफेंस की तरह वैल्यूएशन वाइज ऐसा खींच के ले जाएंगे लोग ऊपर, तो वो राइड करिए और निकल भी जाइए, अगर निकल सकते हैं तो निकल भी जाना है, नहीं तो थोड़ा पैसा डालिएगा। रिन्यूएबल्स, पावर सेक्टर बहुत अच्छा करेगा। आईटी पसंद है, बट ये क्या हुआ, एक्सेंच्योर के नतीजे आए और उन्होंने कहा कि हम प्रमोशंस रोक रहे हैं दुनिया भर में, और भारत में सैलरी हाइक नहीं दे रहे। भारत बहुत बड़ा उनके लिए एक सेंटर है, सबसे ज्यादा लोग भारत में ही हैं उनके, वहां पे नहीं दे रहे, तो उसके चलते एकदम से मायूसी आई, और बुधवार को गिर गया आईटी सेक्टर। वो रिकवरी आई, हमने गुरुवार और शुक्रवार को थोड़ी थोड़ी रिकवरी आते दिख रही है। अब सब दारोमदार रहेगा अक्टूबर में जैसे रिजल्ट्स आएंगे, क्या गाइडेंस आता है, बट आईटी सेक्टर अच्छा है, अच्छे मैनेजमेंट है, अच्छा मार्जिन बनाते हैं, वो 12-13% मार्जिन बनाते हैं। हम कहते हैं जी खराब कंपनी है, 24-25 वाले बहुत अच्छे हैं। 25% मार्जिन कितनी कंपनियां बनाती हैं दुनिया में, तो आईटी तो रखना ही है, फाइनेंशियल रखना ही है, वो तो इकोनॉमी पड़ेगी तो फाइनेंशियल बढ़ेगा ही। ऑटो का गाड़ियां नहीं इतनी बिक रही, बट टू व्हीलर चलने लग गया है। 35 लाख शादियां होने वाली हैं नवंबर और दिसंबर में। आपके ज्वेलर्स कंपनीज, रिटेलर्स, ये तो चलेंगे ही। तो अगर आपको 3-6 महीने का खरीदना है, ज्वेलर और रिटेलर देख सकते हैं, वो तो चलेंगे ही। और 35 लाख शादियां होने वाली हैं नवंबर दिसंबर के, जब तक वो तारा डूबेगा नहीं, और फिर मकर संक्रांति से फिर शुरू होगा। तो अभी से लेकर दिसंबर के लास्ट वीक तक, और आजकल तो लोगों ने ये सब देखना भी छोड़ दिया, कभी भी शादियां कर लेते हैं। तो इस तरह से जबरदस्त कंजम्पशन है इस देश का। अच्छा, एक मेगा ट्रेंड जो है 1 साल के लिए आप पकड़ सकते हैं एटलीस्ट, रूरल डिमांड लौट के आ रही है। तो रूरल में क्या क्या चलेगा आपका टू व्हीलर चलेगा, ट्रैक्टर चलेंगे, कंज्यूमर चलेगा, और कंज्यूमर ड्यूरेबल चलेगा, सीमेंट चलेगा। 50-60% सीमेंट तो लगता ही है रूरल में, बिल्कुल। वो अच्छा, पेंट वाली कंपनियां चलेंगी, वो सभी पोताई करेंगे घर की, और प्रीमियमाइजेशन की कंजम्पशन के जो भी हैं, तो अब वो पैसा आ रहा है। और
और 15-20 साल में हमारे पास ज्यादा पॉपुलेशन अर्बन होगी बनिस्बत रूरल के, तो वो क्लोज भी आता जा रहा है। अब आप शहर से आधा घंटा ड्राइव कर लीजिए। कल एक डॉक्टर साहब से बात कर रहा था यूपी के, विपुल जी, वो 1500 किलोमीटर चला के गए, पूरा वो मध्य प्रदेश और यूपी क्रॉस करके आए। बोले कहीं कोई दिक्कत नहीं, हर जगह सड़क इतनी फर्स्ट क्लास, कहते थे नहीं तो कहीं निकलने के लिए इतना मुश्किल था, और खुशहाली दिख रही थी। हर जगह आपको मिल रहा है चीजें, आपके पास पैसे हैं तो हर सुविधा आपको मिल रही है। वो डिस्ट्रीब्यूशन जो हो गया है देश में, ये आप कभी बैठ के सोचिए, अपना एक्सपीरियंस ही अगर आप सोचेंगे तो आपको बहुत सारे ऐसे स्टॉक मिल जाएंगे खुद ही, जो आप महसूस कर रहे हैं। अब होटल्स में बहुत जरूरत है। हमारा टूरिज्म अगर टेक ऑफ कर गया बहुत जबरदस्त, होटल्स में है। आपके एयरलाइन कंपनी है, एक या दो रह गए, एक लिस्टेड है काम की, आप कह सकते हैं वो सब। अच्छा, हाउसिंग आपने पूछा था, वो क्वेश्चन मैं भूल गया था। हाउसिंग बहुत जरूरत है पूरे भारत में, और क्योंकि ईएमआई बेस्ड हो गया है, आपका टू व्हीलर हो, कार हो या घर हो, सब कुछ ईएमआई बेस्ड हो गया है। ये नहीं है कि आपके पास 50 लाख रुपए आज होने चाहिए, अगर आप उसका ईएमआई चुका सकते हैं, आपको मिल रहा है। आपके पास 10 लाख रुपए हैं और साथ में ईएमआई आप चुका सकते हैं, आप घर खरीद सकते हैं। जी, ये बहुत रेवोल्यूशनरी चीजें हो रही हैं देश में। जी, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर, आज बहुत बहुत धन्यवाद। आपके साथ तो मुझे लगता है अगली बार जो है 1-1.5 घंटे का पॉडकास्ट करना पड़ेगा। इतनी सारे सवाल रहते हैं, इतनी सारी बातें रहती हैं, और इतने इंटरेस्टिंग तरीके से आप बताते हैं कि समय कैसे बीतता है पता ही नहीं चलता। बहुत बहुत शुक्रिया सर। और निवेदन खाली एक ही है कि इतने व्यस्त कार्यक्रम में से बीच बीच में समय निकाला कीजिए हमारे मनी 9 के दर्शकों के लिए, लोग बहुत प्यार करते हैं आपको। धन्यवाद आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो आज के इस कार्यक्रम को यहीं पर अब समाप्त करते हैं, लेकिन आप लगातार मनी 9 के साथ बने रहिए, और बाकी आपके मन में जो सवाल हैं वो दोपहर 1 बजे हम लोग सुलझाएंगे ही। मनी 9 के साथ बने रहिए, इजाज़त दीजिए, नमस्कार। को-पावर्ड बाय टेक्नो।